आज मैं आपको क्वेश्चन 19 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 19 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और इस क्वेश्चन बैंक में कब से कब तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन आए हुए हैं, सॉल्व पेपर कब से कब तक के 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनके पूरे सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 19 है ये मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म फर्स्ट 2016 सेट पी, और ये SX 41959 मतलब कि ये बोर्ड एग्जाम को आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना दिया हुआ, 100 न्यूटन। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 100 न्यूटन दिया हुआ है। यानी यहाँ पर कैपिटल N जो है इसको न्यूटन बोलते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितना चेंज करना चाहिए, कि कितना चेंज किया जाए कि जो फोर्स जो होगा वो 50 न्यूटन बन जाए। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। जैसे पहला क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। तो दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो मास होगा तो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको मैं r1 मान लेती हूँ। भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आप कुछ भी मान सकते हैं ना, उसको आप मतलब वो डिस्टेंस है उसको आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। r से डिनोट कीजिए चाहे r1 से कीजिए। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रेविटेशनल फोर्स F। वो होता है पहले तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इंटू और दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी कि M1 और इंटू M2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R1 का होल स्क्वायर। यही है भाई, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो यही ना होगा, फार्मूला तो यही होता है ना। अच्छा आपने मेन फार्मूला में देखा होगा R होगा, तो आप कुछ भी लिखिए, डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप कुछ भी मानिए, R1 मानिए चाहे R2 मानिए चाहे X मानिए चाहे Y मानिए। लेकिन यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर R1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। पहले से बता दीजिए कि हमने R1 जो है वो क्या माना है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर R1 माना। ये समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 100 न्यूटन। यानी कि ये F दिया हुआ है, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, F 100 न्यूटन। ये तो दिया है ना, F गिवन क्या है कि F जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है 100 न्यूटन। ये दिया हुआ है, ये देखिए 100 न्यूटन मैंने यहाँ लिख दिया 100 न्यूटन। ठीक है, ये दिया हुआ तो इसकी जगह हम 100 लिख देते हैं, इस F की जगह इक्वल टू, और ये जो इसको लिख देते हैं G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन ये क्या है R1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है आगे कि अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले तो R1 है, अब कह रहा है ना कि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ऐसा चेंज कीजिए, इस R1 को दोनों के बीच का डिस्टेंस को इस तरीके से चेंज कीजिए ना कि अब जो फोर्स हो वो 50 न्यूटन हो जाए। पहले तो R1 डिस्टेंस था और इन तो फोर्स क्या था, पहले 100 न्यूटन। अब कह रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है कितना चेंज करना चाहिए कि फोर्स जो है 100 न्यूटन से 50 न्यूटन बन जाए। मास वही रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, M1 M2 मास में चेंज नहीं करना, हमें R1 को चेंज करना। कितना चेंज करना चाहिए डिस्टेंस को कि फोर्स 50 न्यूटन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर फिर से डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम रहेगा, बस हमको डिस्टेंस को बदलना है। तो M1 और M2, ये M1 और M2 तो बदलेगा नहीं, हमें ये डिस्टेंस बदलना है। तो हम मान लेते हैं कि हमने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस बदल दिया है। कितना चेंज किया है, R2। क्या चेंज किया है, कितना, R2। भाई हमको क्या करना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को इस तरह से कितना चेंज करना चाहिए कि फोर्स जो है 100 न्यूटन से 50 न्यूटन हो जाए। तो हमने जो इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज किया है उसको मैंने मान लिया है R2 मान लिया। ठीक है,
अच्छा, जब हमने इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस का R2 मैंने चेंज कर दिया, तो अब फोर्स जो होगा वो कितना हो रहा है, कितना बन गया है 50, कितना हो गया 50 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं उसको क्या, या मान लीजिए यहाँ पर ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा था इनके बीच का, वो F है। अच्छा, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो, देखिए यहाँ पर M1 M2 सेम है, मास सेम है, लेकिन पहले R1 था डिस्टेंस, अब R2। R1 और R2 का मतलब क्या है भाई, R1 R2 दोनों देखिए अलग अलग है ना, यहाँ 1 लगा यहाँ 2 लगा, मतलब कि डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस चेंज कर दिया, उसको मैंने R2 मान लिया। अब जब डिस्टेंस आप चेंज करेंगे तो फोर्स भी तो चेंज होगी ना, फोर्स चेंज होगी ना, तो उस फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। और फोर्स कितना चेंज हुआ है, 50 न्यूटन हो गया है, ये भी बता दिया गया है, यानी कि ये F1 भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहले इसका फॉर्मूला बनाइए, इसका दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो कभी नहीं बदलेगा। G इंटू मास क्या है M1 इंटू M2। अब यहाँ पे क्या है, ये R2 और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जब हमने क्या बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, कि जो फोर्स है वो 50 न्यूटन हुआ है, ठीक है, यानी कि ये F1 दिया हुआ है, देखिए F1 दिया हुआ है 50 न्यूटन, ये तो दिया हुआ है ना 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वो जो डिस्टेंस कितना चेंज किया, यानी कि हमें यहाँ पर R2 ही बताना है, ठीक है। तो ये F1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 50 न्यूटन लिख दीजिए, इसकी जगह 50 लिख दिया, इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन ये क्या है R2 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड कीजिए। तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये है और दूसरा ये है, ठीक है, ये है, ये R2 यहाँ लिखा हुआ है, R2 का होल स्क्वायर। तो डिवाइड करना है तो LHS को LHS से डिवाइड कीजिए, यानी कि 100/50 लिखिए, इक्वल टू फिर RHS में ये है, RHS को RHS से डिवाइड कीजिए, तो RHS क्या ये है, तो G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये इसका हो गया डिवाइड। और अब ये वाला यहाँ लिखेंगे, तो क्या है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें वही R2 बताना है कि कितना, ये R2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना R2 होगा कि हमारा जो फोर्स जो होगा वो 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको चलिए सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, हो गया 100/50 इक्वल टू, अब देखिए इसको लिखिए पहले पूरा, तो G इंटू M1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर, ये लिख दिया पूरा। अच्छा, अब ये देखिए डिवाइड, इसको इंटू में जब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे हो जाएगी। तो इस डिवाइड को इंटू में जब आप करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा टर्म, यानी कि R2 स्क्वायर अपॉन, और ये वाली टर्म नीचे हो जाएगी, यानी कि G इंटू M1 इंटू M2, ये हो गया। अब देखिए ये टर्म सेम कट हो गया, तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है 100/50 इक्वल टू ये क्या है R2 स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है R1 स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 50 जो है इससे कट जाएगा, 50 2 जा 100 होता है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2, ये 2 हो गया अपॉन 1 इक्वल टू, और ये क्या है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी कि R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 2/1, ठीक है। हमें R2 चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये R2 है और ये R1 स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 स्क्वायर, इसमें भी लगा है स्क्वायर, इसमें भी लगा है, दोनों में होल स्क्वायर लगा है ना, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा के एक ही होल स्क्वायर लगा देते हैं, कर सकते हैं ना भाई, कॉमन ले लिया हमने स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2/1, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जो है इसको हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तभी तो हमें R2 की वैल्यू मिलेगी, R1 के टर्म्स में मिलेगी। यहाँ पर कंपेयर करना है कि कितना हमारा R2 होगा, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगी, यानी कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ये हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, नहीं होगा, तो R2 अपॉन R1। अब देखिए ये रूट जो है वो रूट 2 पे भी लगा, 1 पे भी लगा है, तो 2 तो जो रूट में रहेगा, अगर हम रूट अलग अलग लिखना चाहें तो 2 पर तो रूट लग जाएगा, और 1 पर रूट लगने का मतलब क्या 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R2 जो है 1 से इंटू होगा, तो R2 इंटू 1 इक्वल टू, और R1 जो है इससे इंटू होगा, यानी कि √2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू, ये क्या हो गया √2 R1, मतलब कि यहाँ पर R2 कितना होगा,
हमें डिस्टेंस ही तो बतानी थी ना कि कितना डिस्टेंस चेंज होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का कि फोर्स जो है 50 न्यूटन हो जाए। तो वो कितना है, जो पहला जो डिस्टेंस है ना प्रीवियसली जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस r1 है उससे √2 टाइम्स होना चाहिए। अगर इतना होगा r2 का डिस्टेंस कितना है √2r1। √2r1 मतलब कि जो पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है r1 उसका √2 टाइम्स। तब इतना जब डिस्टेंस होगा ना तब इस केस में फोर्स कितना होगा, तब 50 न्यूटन होगा। तो हमें यहाँ पर यही फाइंड करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।